हेलो एवरीवन। आज हम अपने पिछले क्लास को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस ये सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, इलेक्ट्रिक करंट, चार्जेस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। तो अब ये बेसिक जानकारी लेने के बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि है ओम्स लॉ, हम पढ़ने जा रहे हैं। आपके एग्ज़ाम में इसके आने के बहुत चांसेस हैं। आप चाहें तो आप इसे स्टार मार्क कर लें। आप कुछ पढ़ें ना पढ़ें, इसे आप ज़रूर पढ़ें इस चैप्टर से, अगर आप सेलेक्टेड स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स की कैटेगरी में हैं। तो अगर आप पूरा ही कवर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ है क्या? हमने अभी तक जो भी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, तो इन सारी क्वांटिटीज़ के बीच एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया ओम्स ने। ओम्स लॉ ने ये रिलेशन को बताया। तो ये ओम्स लॉ कुछ और नहीं, एक फार्मूला का वे है जो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। तो इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं the relation between electric current and potential difference is known as ओम्स लॉ। ये तो ही ये लॉ किस बारे में है। अब प्रॉपरली इस लॉ को अगर डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे कि ये लॉ जो है हमें इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे रिलेट कर पा रहा है। तो ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ कहता है, मान लीजिए कोई एक सर्किट है, ये सर्किट है, ये कोई बैटरी है, ये कोई बल्ब है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है, और इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है और इस सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो ये लॉ कहता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मतलब जैसे जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं, किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इस लॉ का जो सिग्निफिकेंस है यही है, ये यही कुल मिला के बातें बताता है कि कैसे पोटेंशियल डिफरेंस में अगर चेंज आएगा तो उसके रिलेशन में इलेक्ट्रिक करंट कैसे चेंज होगा। यही है जो ओम्स लॉ हमें बताता है। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए कि this law states that, क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब हम इसे चेंज करेंगे तो उसी वेरिएबल में ये भी चेंज होगा। क्या कह रहा है? द electric current flowing in a conductor is a directly proportional to the potential difference across the end of the conductor। यही चीज़ हमने यहाँ पे बोली थी कि किसी सर्किट के या किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है
उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज लाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक करंट में भी चेंजेस आएंगे। लेकिन इसके लिए ओम्स लॉ जो है कुछ कंडीशंस बताता है कि कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल कांस्टेंट होनी चाहिए, कुछ कंडीशंस हैं जिनमें चेंज नहीं आना चाहिए। क्या कहता है कि प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो कंडक्टर है उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और अदर फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल कंडीशंस मतलब कि उसका हम शेप में कोई चेंज ना कर रहे हों जब पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़खानी ना हो रही हो। ये सारी चीज़ें हैं जो रिमेन सेम होनी चाहिए। तो इसने क्या कहा, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल conditions of the conductor remains the same। अगर ऐसा है कि कोई भी फिजिकल कंडीशन उसकी चेंज नहीं हो रही हैं, किसकी, कंडक्टर की, और टेम्परेचर में भी कोई चेंज हम उसमें नहीं ला रहे हैं, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल वी से। तो हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, और ये चीज़ हमें रिप्रेजेंट करनी है तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब ये बात हम जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो उसके लिए कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है हमें। तो यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और इक्वल से रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे एज ए आर हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, और ये आई हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। या इसे और हम ज़्यादा पॉपुलर वे जैसा हम प्रोनाउंस करते हैं वैसे अगर लिखना चाहें तो हम लिखते हैं V इक्वल टू आई आर। यहाँ पे हम जानते हैं हियर V क्या है हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, और ये जो R है ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम एक स्पेशल टर्म देते हैं, कि स्पेशल नाम देते हैं, और कहते हैं ये जो R है ये है रेजिस्टेंस। इस R को ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने जब वोल्ट मीटर और अमीटर पढ़ा था तो हमने कहा था वोल्ट मीटर में जो है रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए एक आइडल वोल्ट मीटर में, और ऐसे ही अमीटर में हमने कहा था कि किसी आइडल अमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। तो वो रेजिस्टेंस क्या था, वो रेजिस्टेंस यही था। अब इसके डेफिनेशन की बात हम करते हैं कि ये रेजिस्टेंस होता क्या है। तो अभी तक हमने ओम्स लॉ की बात की, अब हम इसके कांस्टेंट जो कि रेजिस्टेंस है उसके ऊपर बातें करने वाले हैं। ठीक है, इस ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ का जो ये फॉर्मूला है, इससे अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं कि R इक्वल्स टू होगा V बाय आई, V बाय आई, ये हम लिख सकते हैं। है तो ये भी ओम्स लॉ। तो हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हम ये R है जिसे हम रेजिस्टेंस कह रहे हैं इसे डिफाइन कर सकें। तो है तो ये रेजिस्टेंस और साथ ही ये ओम्स लॉ भी है। तो अगर इस फॉर्मूले से हम ओम्स लॉ को डिफाइन करना चाहें तो क्या हम कह सकते हैं कि ओम्स लॉ जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का एक रेशियो है जो कि एक कांस्टेंट है। R तो हमारा कांस्टेंट है, ये हमें पता है।
तो इस फॉर्मूले से हमें एक बात पता चल रही है कि किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो इस चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं thus Ohm's law can also be stated as the ratio of potential difference across the conductor to the current flowing through it remain constant। यही चीज़ है कि ओम्स लॉ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का जो रेशियो है वो किसी भी कंडक्टर में कांस्टेंट होता है, और किन्हीं दो प्रोपोर्शनल यूनिट के बीच, किन्हीं दो प्रोपोर्शनल क्वांटिटी के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि किन्हीं दो ऐसे वैल्यू जो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट जो कि प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, इनके बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो हमें एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन एज अ ग्राफ मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या क्या देख लिया हमने ओम्स लॉ के केस में, हमने ओम्स लॉ की डेफिनेशन देख ली, फॉर्मूला देख लिया, और हमने क्या देखा, हमने देखा कि रेजिस्टेंस यहाँ से हमें एक कांस्टेंट मिलता है, और अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ऐसा कुछ हमें ग्राफ मिलता है। अगर इस ग्राफ की हेल्प से भी हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि कैसे ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो हम क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्राफ में, ग्राफ shows that a straight line when plotted between potential difference and electric current, that is electric current is directly proportional to potential difference। ठीक है, यही चीज़ थी जो हमने लिखा था वहाँ पे। ठीक, अब हम आते हैं, ये जो हमें कांस्टेंट एक मिला है इसके ऊपर, जिसे हम R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। यहाँ तक तो चीज़ें थी जो हम ओम्स लॉ के अंडर में कवर कर रहे थे। अब हम बढ़ रहे हैं रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है, रेजिस्टेंस समझने के पहले हम थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट के बारे में थोड़ी सी चीज़ें हैं जो हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मान लीजिए ऐसा कोई एक कंडक्टर है जिनमें चार्जेस फ्लो होते रहते हैं। चार्जेस फ्लो होते हैं तभी तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है। इधर कुछ भी अरेंजमेंट है बैटरी का, वो हम नहीं अभी शो करना चाह रहे हैं, अभी हम समझना चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये जो चार्जेस हैं ये क्या फ्रीली फ्लो कर पाते हैं, मतलब जितना यहाँ से शुरू हुए फ्लो होना, मान लीजिए इस क्रॉस सेक्शन पे हमने, मान लीजिए ये चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं और हमने दो स्ट्रिप्स ली जिनके बीच हम अपना ऑब्जर्वेशन देखना चाह रहे हैं। तो होता क्या है, क्या जितने चार्जेस यहाँ से फ्लो किए हैं, मान लीजिए कुछ 10 यूनिट्स यहाँ से 100 यूनिट्स चार्जेस यहाँ से फ्लो हुए हैं, कोई क्वांटिटी नहीं है ये, फिर भी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हमने ऐसा माना है। तो क्या ये सारे 100 यूनिट्स चार्जेस यहाँ से पास हो पाते हैं, ये सारे यहाँ पहुँच पाते हैं 100 यूनिट्स? देखते हैं होता क्या है। ये कंडक्टर जो होता है, ये कंडक्टर में ये जो मेटल्स होते हैं कम्प्लीटली प्योर नहीं होते हैं। प्योर नहीं होते इन द सेंस इनमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो एज अ थोड़े से पार्शियली इंसुलेटर जैसे वर्क करते हैं। तो वो होता क्या है, इन चार्जेस के फ्लो होने में इनको अपोज करते हैं। जैसे अगर ये चार्ज इधर फ्लो होना चाह रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस जो है एज अ
बैरियर काम करते हैं और इन चार्जेस के फ्लो में रुकावट लाते हैं। और ये जो चार्जेस के फ्लो में रुकावट ला रहे हैं, मटेरियल की इसी प्रॉपर्टी को हम कह रहे हैं कि ये इसका रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब जो रेजिस्ट कर रहा है। तो हम रेजिस्टेंस के लिए ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है किसी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है किसे, फ्लो ऑफ चार्ज को। तो अगर हम डिफाइन करना चाहें रेजिस्टेंस को तो हम लिख सकते हैं इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द conductor which oppose the flow of the charge through it। ये जो है ये डेफिनेशन हो गई आपकी रेजिस्टेंस की। मतलब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो को अपोज करती है, रेजिस्ट करती है। और रेजिस्टेंस के ऊपर पहले हमने फॉर्मूला भी देख लिया था, ओम्स लॉ के फॉर्मूला को मॉडिफाई करके, कि ये जो है V/I के बराबर होता है। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले की हेल्प से हम रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले से हम देख पा रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है ये कुछ और नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर और इलेक्ट्रिक करंट जो उस कंडक्टर से फ्लो हो रही है उसके रेशियो के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through the conductor। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस जो किसी कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस है और इलेक्ट्रिक करंट जो उसी कंडक्टर से फ्लो हो रहा है उनके रेशियो के बराबर है, उसे ही हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें, जो नॉर्मली चीज़ें जो भी हम कभी भी कोई नया टर्म पढ़ते हैं तो हम उसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर यूनिट लिखते हैं, फिर कैसे उसे मेज़र करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं ताकि वो टॉपिक हमारा एक अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ हमने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन देख ली। और अगर यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस को हम ओम में ही मेज़र करते हैं। ओम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? ओम का सिंबल ऐसा कुछ होता है, आप इसे ऐसा भी कहीं कहीं लिखा हुआ देख पाएंगे। तो यूनिट इसकी ओम होती है और रिप्रेजेंट इसे हम ऐसे करते हैं। तो मान लीजिए किसी कंडक्टर में हमें उसके रेजिस्टेंस को बताना हो तो हम 3 ओम 5 ओम ऐसा कुछ मेंशन कर सकते हैं। ठीक, और एक्चुअल में अगर आप मार्केट में रेजिस्टेंस देखेंगे जाके या किसी भी सर्किट पर रेजिस्टेंस लगा हुआ देखेंगे तो ये एक सिलेंड्रिकल शेप में बिल्कुल छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं और इनमें कुछ कलर कोडिंग हुआ करती है, ऐसे कुछ कलर कोडिंग हुआ करती है। ये कलर कोडिंग बताता है ये कितने ओम का है, क्या कैसा है, ये आप आगे क्लास में पढ़ लेंगे। बस आप जान सकें इसलिए हमने यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव वे में यहाँ पे बताने की कोशिश की है। बाकी आपके लिए इतनी चीज़ें ज़रूरी थी अगर डेफिनेशन और यूनिट की बात करें तो। अब जैसे हमने 1 वोल्टेज 1 एम्पियर इन सारी चीज़ों को डिफ़ाइन किया था, अब हम कोशिश करते हैं 1 ओम को डिफ़ाइन करने के लिए। तो हमारा बेसिक ट्रिक क्या है किसी भी क्वांटिटी को यूनिट में डिफ़ाइन करने के लिए? जब हमें 1 ओम या 1 एम्पियर 1 वोल्ट ऐसा कुछ डिफ़ाइन करना होता है तो हम उस फॉर्मूले के आगे हर जगह 1 पुट कर देते हैं और उसी से उसके डेफिनेशन को बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश करने जा रहे हैं 1 रेजिस्टेंस या 1 ओम को डिफ़ाइन करने की।
तो ये वो फॉर्मूला है जो हमने रेजिस्टेंस के लिए यूज़ किया था ओम्स लॉ को मॉडिफाई करके। और हम अब यहाँ पे क्या 1 ओम को डिफाइन करना चाह रहे हैं, किसे 1 ओम को। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सारी चीज़ों को हम 1 के करस्पॉन्डेंस में लिखेंगे। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है जिसे हम वोल्टेज में मेज़र करते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट। और ये हमारा करंट है जिसे हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, तो इसे हम लिख देंगे 1 एम्पियर। अब हमें 1 ओम को डिफाइन करना है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने पे अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो पाए तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम है। या अदर वर्ड्स में हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is said to be 1 ohm if a potential difference of 1 voltage across the ends of the conductor makes the current of 1 ampere flow through it। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर के करंट को फ्लो करने के लिए अलाउ करता है तो हम कहेंगे कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। सिंपल, बस इतनी सी चीज़ है। तो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। क्या डेफिनेशन हम क्या करने जा रहे हैं, किस चीज़ की, 1 ओम की डेफिनेशन हम लिखने जा रहे हैं। हमने क्या कहा कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज said to be 1 ohm if a potential difference of 1 volt across the end of the conductor makes a current of 1 ampere to pass through it। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 एम्पियर के करंट को अलाउ करे कि वो कंडक्टर में फ्लो हो पाए तो हम उस केस में कहेंगे कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक, बस इतनी सी चीज़ थी जो हमें रेजिस्टेंस में पढ़नी थी। तो अगर हम नॉर्मली जो ओम्स लॉ था या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था इसे हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, हम करंट के बारे में जानना चाह रहे हैं कि इस जो ओम्स लॉ है या रेजिस्टेंस है वो करंट को कैसे इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम करंट पे ध्यान देना चाह रहे हैं, इसलिए हम करंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं V बाय आर करंट के लिए। तो यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि रेजिस्टेंस का करंट पे कैसा फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए हम किसी सर्किट में रेजिस्टेंस को हाफ करते हैं, मतलब जितना रेजिस्टेंस था उसका रेजिस्टेंस हाफ करते हैं, तो करंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि I को V/R/2 किया, तो हम क्या पाएंगे कि करंट जो है 2 टाइम्स ज़्यादा हमें मिलेगा। कैसे? क्योंकि ये जो करंट है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना डाउन रेजिस्टेंस होगा उतनी ही हाई वैल्यू हमें करंट की मिलेगी। और अगर हम रेजिस्टेंस को 2 टाइम करें, यहाँ पे हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस को 1/2 किया था, तो हमें करंट 2 टाइम्स मिला। अब हम अगर रेजिस्टेंस को 2 टाइम करें तो हमें करंट हाफ टाइम मिलेगा जो पहले मिल रहा था। तो इस फॉर्मूले से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये करंट को कैसे इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो आज हम इतनी सारी चीज़ें रखते हैं। हमने आज ओम्स लॉ पढ़ लिया और रेजिस्टेंस के बारे में अच्छी जानकारी ले ली। अब
अगले क्लास में हम रजिस्टिविटी या जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंडक्टर के जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे, मतलब कंडक्टर में कैसे चेंजेस आने पर रेजिस्टेंस को कैसे चेंज किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और कल हम फैक्टर जो कि रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करते हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।